हम यहाँ के लोगों के पास जाएंगे, उनके पास फिर से कोशिश करेंगे और उनके सामने हम अपनी रिक्वेस्ट रखेंगे कि एक बार फिर से हमें मौका दीजिए। हर लेवल पे कार्यकर्ता मेरे साथ हैं, मेरे हाथ बढ़ाकर बोल रहे हैं कि आप आगे बढ़ो, हिम्मत दे रहे हैं कि आप आगे बढ़ो, इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। आवाम के दिलों में मेरा एक कोशिश रहेगा कि इलेक्शन हार जीत तो है ही है, कोई आज ऐसा एक व्यक्ति नहीं है जो जीता हर बार जीत के आया है, कभी इलेक्शन में हार गया। इलेक्शन हार जीत तो हुमनाबाद तो आखिर कर्नाटक का जड़ है, कर्नाटक का किरीटा है। ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करेंगे, एजुकेशन में हो, वहाँ पे हॉस्पिटल्स की कमी है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की कमी है, वहाँ के नौजवान बाहर जा रहे हैं, बॉम्बे, बेंगलुरु, कर्नाटक जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है। तो कोशिश यही रहेगी कि वहाँ पे मैक्सिमम इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट करें ताकि गाँव वाले, गाँव का बच्चा अपने माँ बाप के साथ, अपने माँ बाप को खैर खैरियत मिले। चिड़गुप्पा की बात करूँ तो हर चिड़गुप्पा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा गाँव है कि एक एक घर में बड़ी बड़ी खानदान है, लेकिन वहाँ के नौजवान सब बाहर जाना पड़ रहा है काम काज के लिए क्योंकि वहाँ पे बेरोजगारी इतनी है। वो मेहनत करने में इंटरेस्टेड है, वो पीछे हटना नहीं जानते, उनको जिद्दोजहद करना उनको मालूम है, वो मेहनत करना चाह रहे हैं, हक हलाल की कमाई खाने जा रहे हैं। क्यों हमारे लोग इसके हकदार नहीं है? मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमारा हक नहीं बनता? यही मैं पूछना चाहता हूँ लोगों से कि आप इतने साल उम्मीदवारों को जिता के लाए, आप एक बार पूछिएगा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल क्यों नहीं है? ये तो बेसिक राइट है ना। आपको जाना पड़ रहा है हैदराबाद, आपको जाना पड़ रहा है बॉम्बे, सोलापुर, क्यों आप लोगों की रिक्वायरमेंट्स नहीं? हर जिले में और तालुक लेवल में प्राइमरी सेटअप रहेगा ताकि लोग अपने बेसिक हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए वो दूर जाने की बिल्कुल ज़रूरत न पड़े और ये पूरा फ्री ट्रीटमेंट है। तो इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि कर्नाटक के लोग जेडीएस का हाथ मजबूती से पकड़ेंगे और कुमारस्वामी साहब को सरकार में सीएम, मुख्यमंत्री 5 साल के लिए बना के जिता के लाएंगे। तो मेरी पूरी उम्मीद इंशाल्लाह। जो एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं, जो अपना रोज़गार शुरू करना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट्स के स्कीम हो या काफ़ी सारे रहबर लोग हैं जो बढ़ाना चाह रहे हैं अपने यूथ को रोज़गारी, अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए उनको भी साथ देने की बहुत पूरी कोशिश करें। जब तक आप लोगों के बीच जाकर आप उनके मसले मसाइल नहीं समझेंगे और उनके साथ बैठकर उनके हर चीज़ में अगर इकट्ठा साथ नहीं देंगे, लोग आपके साथ नहीं देने वाले। आज अवाम को सब पता हो रहा है कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन किसके पक्ष में है क्या नहीं। अवाम को बस एक मौका, वो वेट कर रहे हैं कि 6 महीने इलेक्शन दूर है, अगले हफ्ते अगर इलेक्शन हो जाए तो अवाम अपना तीरमान दिखाएगी। बिल्कुल आप मुतमईन रहिएगा कि मैं जीतने के बाद आप लोगों के बीच में रहूँगा, जीतूँ या हारूँ आप लोगों के बीच में रहूँगा, ये मेरा वादा है। आदाब, नमस्कार। आज हमारे साथ जनता दल के यूथ लीडर मिस्टर सीएम फैज़, जो उनके वालिद साहब सीएम इब्राहिम के फर्जंद हैं, आज बीदर में हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं। थोड़ा सा उनके पॉलिटिकल कैरियर और उनके आने वाले फ्यूचर पॉलिटिक्स के बारे में जानते हैं। वेरी गुड आफ्टरनून सर, वेलकम टू आवर स्टूडियो। थैंक यू। हेलो, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बीदर में आने पे सबसे पहले तो मैं वेलकम यू फॉर विजिटिंग बीदर। सर, ऐसी बातें अब क्योंकि 2023 में जो इलेक्शन आने वाला है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का चल रहा है, अभी कांग्रेस जो है अपने एप्लीकेशंस मंगवाई है, कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के लिए जो है दावेदारी पेश हो रही है लोग। ऐसे में जहाँ पे जनता दल अपना पूरा जोर लगाए हुए है, वो भी अपने प्रचार यात्रा या सारी यात्राएं चल रही हैं, तो ऐसे में आपका यहाँ आना और ये जो पब्लिक का डिमांड है कि हुमनाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी से आपको आने वाले इलेक्शन में उतारा जा रहा है, तो इसको आप किस एंगल से लेते हैं? क्योंकि बेंगलोर से हुमनाबाद ये लंबा डिस्टेंस है और एटमॉस्फेयर वहाँ के लोगों में और यहाँ के लोगों में जो अंतर होता है, तो उसको आप कैसा फुलफिल करेंगे इस गैप को? पहली बात तो मैं केपीएन न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ, मुझे एक मौका दिया यहाँ पे बात करने के लिए आके और आप सब लोगों से मिल के गुफ्तगू करने के लिए। जहाँ तक मैं समझता हूँ हुमनाबाद मतदार हैं जी, हुमनाबाद के लोग हर बार निरंतर जी जेडीएस का हाथ कभी छोड़े नहीं आज तक। ये दूसरी बात है कि हम पार्टी के हद से उनके उम्मीदों पे हम ज़्यादातर काम करके आगे बढ़ नहीं सके। इस बार कुमाराना साहब की एक ख़ास कर तवज्जो है कि हैदराबाद कर्नाटक जो रीजन है, हुमनाबाद करके नहीं, हैदराबाद कर्नाटक के पूरे रीजन में हम यहाँ के लोगों के पास जाएंगे,
उनके पास फिर से कोशिश करेंगे और उनके सामने हम अपनी बेड़के रखेंगे, अपनी रिक्वेस्ट रखेंगे कि एक बार फिर से हमें मौका दीजिए। जो 1996 में जो जनता दल की सरकार आई थी और मिराजुद्दीन पटेल साहब भी यहाँ पे जीत के आए थे, उसी टाइम से आज भी जब जो मिराजुद्दीन पटेल साहब ने जो डेवलपमेंट वर्क किया है आज भी उसी के नाम पे चल रहा है। तो जेडीएस एक ही पार्टी है जो लोगों के दुख दर्द को समझकर ग्रास रूट लेवल तक लोगों को बात करके उनके साथ लेके चलने का काम किया। तो कुमाराना साहब एक तवज्जो देके कि खासकर कि युवा होके तुम जाओ वहाँ पे मेहनत करो, कोशिश करो, लोगों के दिल जीतो, जीत के वहाँ से जीत के आना है करके बोल के। सब क्योंकि आपके ये लिए कॉन्स्टिट्यूंसी में चल रहा है, आपका नाम चल रहा है, चर्चा में है, तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी को आप जो लगातार विजिट कर रहे हैं, तो इस विजिट से वहाँ के लोगों से मिलने से या वहाँ के वोटर्स से उनका रुझान कैसे है या उनका अपनी थॉट्स कैसे है आपके लिए, आपको कैसा लगा इस बारे में? मैं पिछले 1.5-2 महीने से हुमनाबाद कंटिन्यूसली विजिट कर रहा हूँ। अब तक काफ़ी सारे सभा हो गए, लोगों के साथ मिल रहा हूँ, स्वामीजियों के भी गया हूँ। परसों गयवारम हल्लीकेड में एक आंजनेय देवस्थान के उद्घाटन में भी बैठा हूँ और आज सवेरे आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है और वहाँ पे अंबेडकर साहब की स्टैचू पे मालार्पण भी किया। तो एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि लोगों में एक नई उम्मीद जाग उठी है, लोगों में एक भरोसा आ गया है कि नहीं भाई हम है, हमारे लोग भी है आज भी, और आगे बढ़कर काम करके साथ में इस पार्टी को हम हुकूमत में लाने की कोशिश पूरा कर सकते हैं और करेंगे करके, क्योंकि लोगों में एक नई उम्मीद जाग उठी है। तो इसके कारण दिन ब दिन जब जितना मैं लोगों से मिल रहा हूँ, लोग उड़ चढ़कर आगे बढ़कर मेरे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, और पुराने जो अपने पार्टी के कार्यकर्ता थे सब बढ़ गए थे, बिट गए थे या घरों में मायूस होके बैठ गए थे, सबको मैं बुलाकर आगे बढ़कर बढ़ चढ़कर लोग हिस्सेदारी देके इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में जेडीएस का बावटा इस पूरे जिले में नहीं, पूरे हैदराबाद कर्नाटक रीजन में हम लहरा के दिखाएंगे इंशाल्लाह। सर, क्योंकि 1994 के बाद मिराजुद्दीन पटेल के बाद उनके भाई नसीमुद्दीन पटेल लगातार कोशिश करे जो कि कामयाब नहीं हो सके, उसके बाद से कांग्रेस का वहाँ पे दबदबा रहा, कांग्रेस राजशेखर पाटिल एंड ब्रदर्स का, क्योंकि 2 MLC और वो खुद एक MLA हैं। तो ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ वो एक अपना गढ़ और एक पिछले कई सालों से गढ़ बनाए हुए हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपकी इमेज को इफेक्ट होगा, या आप उसमें, क्योंकि इलेक्शन है इसमें कुछ भी हो सकता है, तो आप इसको कैसे चैलेंज लेते हैं या इसको इजी गोइंग टास्क समझते हैं? देखिए, आज जहाँ तक हुमनाबाद क्षेत्र का मैं बात करूँ, आज हुमनाबाद में जनता दल का 3rd प्लेस में है जी, हम 3rd पोजीशन में है। वहाँ पे MLA साहब निरंतर पिछले 15 साल से एक पार्टी के MLA है, उनके कुटुंब के लोग MLC है, सब है, ठीक है, वो उनके जगह पे सही है। बट मुझे जो भरोसा मिल रहा है लोगों से, जो मुझे कार्यकर्ता मेरे साथ जुटे हुए आज भी, देखिए 15 साल बाद भी आज भी हर सभा में ऐसा एक क्षेत्र, एक बूथ नहीं है जहाँ पे मेरे कार्यकर्ता मेरा हाथ नहीं बटा रहे। हर लेवल पे कार्यकर्ता मेरे साथ है, मेरे हाथ बटाकर बोल रहे हैं कि आप आगे बढ़ो, हिम्मत दे रहे हैं कि आप आगे बढ़ो, इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। वो एक बात। दूसरी बात ये है कि ये कोई सेफ सीट नहीं है जनता दल का जी। आज की अवाम जाग उठी है, अवाम को पूरे मुतमईन है कि कैसा रहबर उनको चाहिए, जो उनके दर्द दुख समझने वाले रहबर ही वो आगे साथ देंगे। अवाम के दिलों में मेरा एक कोशिश रहेगा कि इलेक्शन हार जीत तो है ही है, कोई आज ऐसा एक कोई व्यक्ति नहीं है जो जीता हर बार जीत के आया है, कभी इलेक्शन में हार नहीं है, इलेक्शन हार जीत है। और मेरी अवाम से एक गुजारिश हर बार है कि इलेक्शन 10-15 दिन में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी इम्तिहान हमारे है कि हम सब वर्ग के, सब समाज के, सब इकट्ठा करके हम शांतिपूर्वक सर्व जनांग शांति तोटा, जो कर्नाटक में हमारा शांति तोटा है, ये हिसाब से हम जीना है। और बेसिक संवैधानिक जो उनके राइट्स है जी, पानी का हो, वोटिंग राइट हो, एजुकेशन हो, डेवलपमेंट हो, इस पे तवज्जो रख के मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि लोगों को दिल जीत के उनकी सेवा करके आगे काम करूँ। क्योंकि हुमनाबाद जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, उसमें 2 टाउन और 84 विलेजेस आते हैं, तो क्या आने वाले दिनों में आप प्रत्येक क्षेत्र को, प्रत्येक गांव को विजिट करेंगे? बिल्कुल, आने वाले दिनों में 1 नहीं 2 नहीं 3 बार से ज़्यादा भी जितना हो सके मैं
हर क्षेत्र में, हर बूथ लेवल, हर विलेज में, हर ग्राम पंचायत में मैं जाऊंगा, लोगों से मिलूंगा, बात करूंगा, मिलकर उनके दुआएं लूंगा जी। और उनके मसले मसाइल समझने की कोशिश करूंगा। और जो मेरे में कैपेसिटी है, हाँ थोड़े इदारे चलाता हूँ, कारोबारी आदमी हूँ, तो मैं जानता हूँ कि हुमनाबाद बोलते हैं लोग कि आप दूर से आए, 700 किलोमीटर दूर है। मैं कारोबार करने के लिए 5,000 10,000 किलोमीटर भी दूर जाके हूँ। जी। तो हुमनाबाद तो आखिर कर्नाटक का जड़ है, कर्नाटक का किरीटा है। और यहाँ से अगर हम आके मैं एक इंशाल्लाह अगर अल्लाह हिम्मत करके लोग अगर मेरे हाथ पकड़ेंगे, आगे जो मेरी एक्सपीरियंस है इस हुमनाबाद क्षेत्र को हम ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करेंगे। एजुकेशन में हो, वहाँ पे हॉस्पिटल्स की कमी है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की कमी है। वहाँ के नौजवान बाहर जा रहे हैं, अपने गांव छोड़ के, अपने ताल्लुक छोड़ के, माँ बाप को अपने वहाँ घर में छोड़ के बाहर जा रहे हैं, हैदराबाद की ओर जा रहे हैं, बॉम्बे, बेंगलुरु, कर्नाटक जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। तो कोशिश यही रहेगी कि वहाँ पे मैक्सिमम इंडस्ट्रीज को लाए, डेवलपमेंट करे, ताकि गांव वाले, गांव का बच्चा अपने माँ बाप के साथ, अपने माँ बाप को खैरियत के रखे, उनके उम्र होने के टाइम पे उनके साथ रह के, उनकी देखभाली करके, उनके साथ रह के, उनकी दुआएं लेके रहने की कोशिश मेरी रहेगी। और चिड़गुप्पा की बात करूँ तो हर चिड़गुप्पा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा गाँव है कि एक एक घर में बड़ी बड़ी खानदान है जी। लेकिन वहाँ के नौजवान सब बाहर जाना पड़ रहा है काम काज के लिए, क्योंकि वहाँ पे बेरोजगारी इतनी है, रोजगारी नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है, फैक्ट्रीज नहीं है। और इंशाल्लाह कोशिश यही रहेगी कि लोग उस हुमनाबाद शहर को मैं बेंगलुरु या बेंगलुरु से भी आगे डेवलपमेंट करके दिखाने की मेरी इंशाल्लाह कोशिश रहेगी। आमतौर पे जो पॉलिटिक्स अब पिछले 10-15 साल से हो रही है, पॉलिटिक्स के जो मुद्दे हैं थोड़े से कॉमन है। रोज़ अगर हम टीवी चैनल खोलते हैं या रोज़ न्यूज़पेपर उठा के देखते हैं तो उसमें सिर्फ यही आता है कि जातिवाद, धर्मवाद, ये मुद्दों पे इलेक्शंस की नींव रखी जा रही है। और ख़ास तौर से बीदर जो बेल्ट है, इंटायर बीदर डिस्ट्रिक्ट में आज तक किसी लीडर ने ये नहीं बताया कि वो डेवलपमेंट क्या करना चाहते हैं। उनका एजेंडे में ये नहीं रहता कि वो बीदर के लिए या अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए क्या करना चाहते हैं। हमेशा ये मुद्दा रहता है पानी, हॉस्पिटल, स्कूल, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये 4 है, ये जो रेगुलर ये मुद्दे आज़ादी के जब से हैं, मुद्दे चलते आ रहे हैं, बस इसी मुद्दे। लेकिन आज जो है जनरेशन, जैसा कि हर चीज़ टेक्निकली आगे बढ़ गई है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, यूथ आगे बढ़ गया है, यूथ में भी एक कंपटीशन आ गया है। तो आप खुद भी एक यूथ हैं, यूथ लीडर हैं, तो आप क्या इन्हीं मुद्दों से पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाना चाहेंगे या आपका विजन कुछ अलग है? बिल्कुल, जहाँ तक लोगों के मसले रहेंगे, लोग आज अपने फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है कि उनकी बेरोजगारी, इलेक्ट्रिसिटी, ये तो बेसिक राइट है, ह्यूमन राइट है जी। आज अगर बेसिक राइट ही देखेंगे हम, वहाँ पर भी उस पर तवज्जो बहुत कम दिया गया है। हुमनाबाद जैसे तालुकों में पीने का पानी आज हुमनाबाद में 2 दिन में आता है, पूरे हफ्ते में। अल्हम्दुलिल्लाह मिराजुद्दीन पटेल साहब जब थे, कारंजी डैम का पानी पाइपलाइन उन्होंने आज करके चिड़गुप्पा पे पानी रोज आता है। लेकिन हुमनाबाद जैसे शहर में 2 दिन, हफ्ते में 2 दिन पानी आता है। इलेक्ट्रिसिटी के मसले हैं, बेरोजगारी तो है ही, क्यों मुझे समझ में नहीं आ रहा। जबकि कर्नाटक, हैदराबाद कर्नाटक तो इट इज आर्टिकल 371J में आता है ये रीजन। इसके सेपरेट एक बोर्ड है जहाँ पे कल्याण कर्नाटका में, और यहाँ पे स्पेशल फंड्स दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, बावजूद इसके यहाँ पे इंडस्ट्रीज आज भी सेटअप नहीं हुए। पानी के मसले वहाँ पे आज भी गंदा पानी पीने के पानी में मिक्स होके आ रहा है। आज भी अगर एम्प्लॉयमेंट देखिए, वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज को आपने अपग्रेड नहीं किया कि ताकि वो इंडस्ट्री रिलेटेड प्रोग्राम्स को चला रहे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में जो प्रोग्राम्स है सब एज ओल्ड सिलेबस पे चल रहे हैं। जो इंडस्ट्री करिकुलम है, इंडस्ट्री रिलेटेड कंटेंट पे जो एजुकेशन है वो लैक है। इसीलिए लोगों को इंजीनियर होने के बावजूद भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है उनको डेफिनेटली। और उसके बाद देखेंगे कि अगर आप बोलेंगे कि वहाँ पे हाउसिंग का, हाउसिंग लोग लिमिटेशन है, लैंड इतनी है, एग्रीकल्चर लैंड है, ग्रीन फर्टाइल लैंड है। गन्ने की रेट्स ही देख लीजिए आप, हुमनाबाद में 2200 मिलता है एक टन के एक राइतर को, वही पास वाले फैक्ट्रियों में 2500 2600 का रेट मिलता है। इतना अंतर क्यों? 20-30 किलोमीटर के फर्क में आप 400 रुपये का एक टन पे आपको फर्क आ रहा है, ऐसे क्यों?
और एक शक्कर कारखाने जो बंद हुआ है बीदर में, जब श्रीमान कुमार स्वामी साहब की सरकार थी, जब 20 करोड़ रुपए दिए थे उस कारखाने को रिवाइव करने के लिए, उसके बाद उसके ऊपर कुछ काम नहीं हुआ। तो ये ऐसे मसले हैं कि है बात करते हैं लेकिन कोई इसके ऊपर तवज्जो दे के इसके ऊपर काम नहीं किए। और यूथ क्यों जा रहे हैं, आप ये एनालाइज किए कि यूथ अपने गांव छोड़ के क्यों जा रहे हैं? वो जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो जा रहे हैं बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ की, वो मेहनत करने में इंटरेस्टेड है, वो पीछे हटना नहीं जानते, उनको जिद्दोजिहाद करना उनको मालूम है, वो मेहनत करना चाह रहे हैं, हक हलाल की कमाई खाने जा रहे हैं, लेकिन मौजूदा हालात उनको वहाँ पे रहकर काम काज करने के लिए मौका नहीं मिल रहा। इसके कारण वो ज़बरदस्ती बाहर जाना पड़ रहा है और काम रोजी रोटी के लिए। तो डेवलपमेंट इश्यूज तो रहेंगे, साथ ही साथ मेरा एक फोकस रहेगा, जैसे 40 ईयर्स हुमनाबाद की 48% पॉपुलेशन है बिलो 40 ईयर्स जी, 40 साल की कम उम्र में है, 40 पे 8-75% पॉपुलेशन वहाँ पे। तो और ये युवा पीढ़ी है, इनके एक्सपेक्टेशन एक युवा ही समझ सकता है। हाँ, लोग बहुत एज में भी बड़े हैं, शायद वो जान नहीं पा रहे हैं कि इनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, युवा पीढ़ी की क्या चाहते हैं वो लोग, सो वो हिसाब में काम नहीं हो रहा। सर कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, कि उलझ के नहीं रह गई इन्हीं मुद्दों पे जो पिछले आज़ादी के जब से चलते आ रहे हैं कि हम रोज़गार देंगे, इलेक्ट्रिसिटी आएगी, इलेक्ट्रिसिटी फ्री करेंगे, पानी रहेगा, मकान देंगे। लेकिन आज का युद्ध ये सब चीज़ों से हट के, क्या ये जो पुराने लोग हैं क्या उनको उलझाए रखना चाह रहे हैं युद्ध को? व्हाट इज़ योर व्यू इन दिस? नहीं, बिल्कुल इसमें दो राय नहीं है। पिछले 70 साल से इन्हीं मुद्दों पे हम उलझ के रख लिए। डेवलपमेंट नाम की अभी हॉस्पिटल हुमनाबाद में कितने हॉस्पिटल है, आप इसकी गिनती लगाइए। सर हुमनाबाद का अगर आपको बताऊं मैं, हाँ, बीदर एक ऐसा एरिया है जहाँ पे ये सेंट्रल पॉइंट है, या महाराष्ट्र से और तेलंगाना से जुड़ा हुआ। बीदर में अगर कोई पेशेंट सीरियस होता है या किसी भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ती है, इसके अलावा हमारे पास ब्रिम्स रहने के बाद, रिसर्च इंस्टीट्यूट ब्रिम्स, उसके बावजूद भी हमारे डॉक्टर्स, हमारे स्पेशलिस्ट उसको हैदराबाद या शोलापुर रेफर करते हैं। तो हैदराबाद की एक चीज़ देखने में आया, ऑब्जर्वेशन है हमारा, यहाँ से हैदराबाद जो है बीदर से, प्रॉपर बीदर सिटी से 28 किलोमीटर दूर है और बॉर्डर जो है सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है। तो 28 किलोमीटर के बाद से हमको संगारेड्डी जो बड़ा स्टेशन आता है, वहाँ जाने तक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैदराबाद के जो है ब्रांचेस मिलते हैं। ये तेलंगाना बॉर्डर से शुरू हो जाते हैं और वहाँ महाराष्ट्र की तरफ, जैसे बसो कल्याण के बाद महाराष्ट्र शुरू होता है हमारे पास, कर्नाटक खत्म होता है बसो कल्याण पे, महाराष्ट्र, वहाँ पे भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के ब्रांचेस हैं। हुमनाबाद खुद एक नेशनल हाईवे पे है, हुमनाबाद मन्ना के लिए, लेकिन इन दोनों इलाकों में जितना पार्ट बॉर्डर कर्नाटक का जितना हिस्सा है, ये दोनों बॉर्डर्स के बीच में, वहाँ पे कोई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं। बिल्कुल, क्यों हमारे लोग इसके हकदार नहीं है? मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमारा हक नहीं बनता? यही मैं पूछना चाहता हूँ लोगों से कि आप इतने साल उम्मीदवारों को जिता के लाए, आप एक बार पूछिएगा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल क्यों नहीं है? ये तो बेसिक राइट है ना। आपको जाना पड़ रहा है हैदराबाद, आपको जाना पड़ रहा है बॉम्बे, सोलापुर, क्यों आप लोगों की रिक्वायरमेंट्स नहीं है? तो यही इश्यूज, अब आगे बढ़कर इसके पे कोई काम तवज्जो दिया ही नहीं। लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है कि लोग अपने आप ही, नहीं यार चलो हम आगे जाके हैदराबाद में अपना इलाज करा लेते हैं, ये लोग बढ़ के जा रहे हैं। तो ये इस मूवमेंट को ख़त्म करने की मेरी कोशिश रहेगी इंशाल्लाह। लोगों को फैसिलिटीज़, और हमारे प्रणाली के में अगर कुमार स्वामी साहब ने एक पिछली बार जब उन्होंने सरकार में चीफ मिनिस्टर होकर आए थे, उन्होंने एक वादा किया था कि मैं साला मन्ना करूँगा, अगर पूर्ण बहुमत से आऊँगा मैं साला मन्ना करूँगा। जिन जिन रैयतों का लोन है, जो उन्होंने नेशनलाइज बैंक या कॉर्पोरेट बैंक से लोन लिया था, कि मैं साला उनका सारा मन्ना करूँ। हुमनाबाद सिर्फ एक तालुका में करीब 6000 रैयतों का साला मन्ना हुआ है, बावजूद ये कि वो पूरी बहुमत सरकार में नहीं है, उसके बावजूद भी उन्होंने साला मन्ना पूरा किया कुमार स्वामी साहब। अब आने वाली एक प्रणाली के उन्होंने एक यात्रा शुरू किया है कि पंचरत्न योजना यात्रा करके, उसमें 5 स्कीम के ऊपर तवज्जो है। उसमें एक स्कीम में है कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हर जिले में और तालुक लेवल में प्राइमरी हॉस्पिटल का सेटअप रहेगा, ताकि लोग अपने बेसिक
हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए वो दूर जाने की बिल्कुल ज़रूरत ना पड़े, और ये पूरा फ्री ट्रीटमेंट रहेगा। जैसे थोड़े यशस्वी स्कीम्स है, उसी स्कीम के ये करते हुए हॉस्पिटल सेटअप करेंगे पूरे कर्नाटक में। एंड इंशाल्लाह ये लोग समझने लग गए कि जो भी जनता दल हो, कुमारस्वामी साहब हो, जो वादा करते हैं वो वादे पे निभाते हैं। तो इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि कर्नाटक के लोग जेडीएस का हाथ मजबूती से पकड़ेंगे और कुमारस्वामी साहब को सरकार में सीएम मुख्यमंत्री 5 साल के लिए बना के जिता के लाएंगे, मेरी पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह। सर, क्या रीजनल पार्टी इन नेशनल पार्टीज में सरवाइव करने की होप है आपको आने वाले दिनों में, या ये अपने दम पे गवर्नमेंट बनाए जैसी क्षमता रखती है रीजनल पार्टी? आई थिंक आने वाले दौर तो रीजनल पार्टीज का ही दौर रहेगा। नेशनल पार्टीज अब देखिए, बीजेपी है एक जगह, कांग्रेस है, वो एक सिक्के के 2 मुकड़े हो गए। उनको बस नेशनल इश्यूज पे ध्यान रखते हैं और हर बारी अपने जैसे ऐसे कन्वीनियंस पे इश्यूज पे वो ध्यान रखते हैं। रीजनल पार्टी वाहिद हुई है कि जो अपने स्टेट के लोगों के इंटरेस्ट में काम करते हैं। आगे ये देखिए, आपको अगर डीएमके देख लिया तमिलनाडु में, तेलंगाना में टीआरएस देख लीजिए आप, और टीएमसी देखिए वेस्ट बंगाल में। और ऐसे रीजनल पार्टीज के कारण लोग वहाँ पे खुश हैं और पूर्ण बहुमत में वो रीजनल पार्टीज को सपोर्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह कर्नाटक में भी रीजनल पार्टी, जनता दल सेक्युलर आज रीजनल पार्टी है, जीत के इंशाल्लाह आगे लोकसभा इलेक्शन में हम नेशनल पार्टी होके दिखाएंगे इंशाल्लाह। सर, बीइंग ए यूथ, क्योंकि अगर वोटर्स की बात करते हैं तो वोटर्स उलझे हुए हैं इस वक्त, रोजगार, भ्रष्टाचार और जाति और धर्म के मुद्दों पे। तो आप पार्टी के एजेंडा के अलावा भी, पंचरत्न यात्रा जो है उसके अलावा भी, आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि यूथ को क्या आप डेवलपमेंट के लिए, उनके अपकमिंग फ्यूचर के लिए क्या ये करना चाहिए? यूथ से मेरी एक दिली दरख्वास्त है कि पहली बात तो आप अपना संविधान और संविधान हक के बारे में आप पढ़िएगा। आज संविधान दिन है, आज के दिन अंबेडकर साहब ने संविधान इस कंट्री को उन्होंने अवार्ड किया था। तो हर यूथ से मेरी एक गुजारिश है कि इसका एक कॉपी इंटरनेट गूगल करिएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रीएम्बल, इसको आप डाउनलोड करके आप पढ़िएगा कि क्या संविधान में आपको क्या क्या हक है। इस संवैधानिक हक को आप पहले मालूम करके आगे बढ़कर आप एक अच्छे नागरिक बनकर, अपने अच्छे एक माँ बाप के बेटे बेटी बनकर, अच्छे इंडिया के एक नागरिक बनकर आप आगे बढ़िएगा। वो उन्नत शिक्षा आप हासिल करिएगा और सही दिशा में। गलत तो बहुत हो रहा है और उलझाया जा रहा है, हम लोगों को बड़े छोटे छोटे मसलों में उलझाया जा रहा है। ये उलझनों में मत पड़िए। अपने खासकर अगर आप एजुकेशन को जितने से तालीम आप हासिल करिए और लोगों का अपना नाम बढ़ाए, अपने गांव का नाम बढ़ाने का एक लक्ष्य रखिए और आगे बढ़कर यही है कि इस देश इंडिया जैसे महान देश का आप नाम बढ़ाने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप आगे बढ़ना चाहिए, आपको इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में, और ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप में फोकस करिएगा। रोजी लेने से ज़्यादा रोजगार देने वाले बने आप। then seeking employment, you have to create employment। इस तवज्जो पे आप फोकस कीजिए। स्टार्टअप का एज है, काफ़ी सारे इकोसिस्टम अभी इंडिया में ऐसे है कि जो एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं, जो अपना रोज़गार शुरू करना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट्स के स्कीम हो या काफ़ी सारे रहबर लोग हैं जो बढ़ाना चाह रहे हैं अपने यूथ को रोज़गारी, अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए उनको भी साथ देने की पूरी कोशिश है। तो जो मेरे हाथ से हो सकता है इंशाल्लाह आगे बढ़कर बहुत सारे स्कीम्स में हुमनाबाद तालुके के लोगों को तक पहुँचाने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। इंशाल्लाह एक बार ताउन कीजिए, ज़रूर आप सबका साथ रखकर, सबके साथ रहकर, सबके बीच रहकर ही मैं आगे काम करके आगे बढ़ूँगा इंशाल्लाह। सर, अब क्योंकि वहाँ के जो 2,43,000 एंड अबव वोटर्स हैं, तो क्या अक्सर ऐसा होता है कि अगर कोई बाहर से कैंडिडेट आते हैं रुकते हैं तो वोटर्स का ये मानना रहता है कि वो अपनी समस्या लेकर उनसे, क्योंकि वो स्टेशन पे अवेलेबल नहीं रहते, जो कि बीदर में होता है, पिछले दिनों कई कॉन्स्टिट्यूंसीज में ऐसा हुआ है। तो क्या आप अश्योर करते हैं कि आप लोगों के साथ, लोगों से जुड़े हुए रहने का प्रयास करेंगे? बिल्कुल, ये मेरी एक अश्योरेंस नहीं, ये वादा भी है कि पिछले 25-26 साल से मैं थोड़े इदारे चला रहा हूँ बेंगलोर में जी। HKB के ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के नाम पे है। कहीं 15-20 हज़ार
ग्रेजुएट्स हर दुनिया के हर कोने में हैं और आज भी काफ़ी सारे 70-80% प्लेसमेंट करते हैं। मेरी एक पहली बात तो कोशिश ये रहेगी कि मैं एक इंस्टीट्यूशन का एक इदारा यहाँ पे सेटअप कर रहा हूँ। फिर 2 साल से था ये प्लानिंग, लेकिन कोरोना के कारण थोड़ा बहुत प्लानिंग में डिले हो गया। अभी एक इंस्टीट्यूशन यहाँ पे सेटअप कर रहा हूँ इंशाल्लाह। उसके बाद खुद एक इंडस्ट्री भी इधर मैं सेटअप कर रहा हूँ आजकल रोजगारी के लिए। बिल्कुल, यहाँ पे देखिए केन डेवलपमेंट एरिया, केन बहुत है, शुगर केन बहुत है इधर, और यहाँ पे शुगर फैक्ट्री तो है ही है, लेकिन सबसे अहम आज ये है कि बायोफ्यूल के नाम से जाना जाता है एथेनॉल पे थोड़ा तवज्जो है इधर, और उसके बारे में मैं एक रिपोर्ट भी बना रहा हूँ और कोशिश ये रहेगी कि इधर एक एथेनॉल की एक फैक्ट्री भी लगाऊँ। ये 2 तो मेरे कोशिश है। साथ ही साथ काफ़ी सारे दोस्त अहबाब यहाँ इंडस्ट्रीज चलाते हैं हर कंट्री के हर जगह, तो उनसे भी मेरी बातचीत चल रही है कि यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएं। तो ये बिल्कुल आप मुतमईन रहिएगा कि मैं जीतने के बाद आप लोगों के बीच में रहूँगा, जीतूँ या हारूँ आप लोगों के बीच में रहूँगा, ये मेरा वादा रहेगा। दूसरी बात, मैं खुद किसी ने मेरे पे दबाव लाया कि यहाँ पे आके खड़े रहना। मैं एक उम्मीद से कि आया हूँ कि लोगों के हित में, लोगों की जन सेवा करके मैं आगे मेरी ज़िंदगी बसर करना करके कोशिश है मेरी। तो आपके बीच ही रहूँगा, आपके हर मसले मसाइल में साथ साथ खड़े होकर सीने से सीने, कंधे से कंधा मिलाकर मैं इंशाल्लाह यहीं पे रहूँगा और सब चीज़ में आगे बढ़कर यहाँ पे। और बेंगलोर आना जाना तो रहेगा। आज कोई उम्मीदवार अगर जीतेगा एमएलए होके तो उसको बेंगलोर जाना बनता ही, जाना ही पड़ता है। हाँ, और हर अगर मंत्री भी बनते तो बेंगलोर जाना पड़ता है। तो ये बिल्कुल ये मत रहिए। इसके कारण देखिए बेंगलोर, ये भी बात आती है कि 700 किलोमीटर दूर है बेंगलोर से। ये एक कारण है, इस रीजन पे कम तवज्जो दिया गया है। आप हैदराबाद से 120 किलोमीटर दूरी पे है। हैदराबाद लोग आपको नहीं करते क्योंकि आप कर्नाटक के रीजन में है। आप बेंगलोर के शहर में, कर्नाटक रीजन में होके हैदराबाद, आप ये इस रीजन का थोड़ा ये नज़र कम रहा है, इसके कारण डेवलपमेंट भी कम रहा है। इंशाल्लाह वो डेवलपमेंट को मैं फुलफिल करूँगा। अपार्ट फ्रॉम मिस्टर सीएम फैज़, कितना इम्पैक्ट आपके फादर सीएम इब्राहिम साहब का पड़ेगा इसमें? सीएम इब्राहिम साहब पिछले 55 साल से राजकीय में, वो शख्सियत को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। मालूम है राजनीति के चाणक्य भी बोला जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों की खुशियाँ ये है कि उनके ऊपर उस हिसाब से लोग उनको देखा जाता है। हाँ, जब उनकी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी आती है तो थोड़ा बहुत एक पुश मिल जाता है, लेकिन जब तक आप लोगों के बीच जाकर आप उनके मसले मसाइल नहीं समझेंगे और उनके साथ बैठकर उनके हर चीज़ में अगर इकट्ठा साथ नहीं देंगे, लोग आपके साथ नहीं देने वाले। तो ये मैं जानता हूँ, है वालिद साहब का नाम है, और वो अल्लाह उनको और कामयाबी अता फरमा और उनकी तंदुरुस्ती दे, सेहत दे। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ उनके हाथ में फिर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ऐसे रहबर को हमारे सर और इस पर रखे कि एक वाहिद व्यक्ति है, हर बारी वो उन्होंने कभी पक्ष जात भेद नहीं किए। उनको कभी नहीं जाना जाता है कि ये मुस्लिम लीडर है, बट हर कोई जानता है कि ये कर्नाटक के बड़े नेता है, और हर जात में, हर पक्ष में उनको काफ़ी सम्मान मिलता है आज भी। अल्लाह उनको और उनकी ये बुलंदी अता फरमाए और उनके हर नेक इरादों पे अल्लाह कामयाबी अता फरमाए। हमारी भी यही कोशिश है कि उनका जो नाम है उसके ऊपर आगे वो लेगेसी पे कोशिश करे कि उनके आने वाले, उनके हर 2 स्टेप में हमारा भी एक छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन करके उनके नाम को आगे रोशन करने की कोशिश है हमारी। सर, क्योंकि कुमार अन्ना ने एक स्टेटमेंट दिया है पिछले दिनों कि अगर पार्टी अपने दम पर गवर्नमेंट बनाती है तो मुस्लिम सीएम बनाने से पीछे नहीं हटेंगे, मुस्लिम सर मोस्ट वेलकम। उन 2 बातें बताई कि मुस्लिम सीएम बनाने के लिए और महिलाओं को आगे करने के लिए वो हमेशा सक्रिय रहेंगे बोल के। ऐसा क्यों नहीं हो सकता सर, अगर कुमार स्वामी जी अगर ऐसा स्टेटमेंट देते कि अगर किसी भी वजह, जैसे भी बहुमत से नहीं, अगर मौका मिलता है जनता दल को गवर्नमेंट बनाने का किसी भी वजह से, किसी भी ग्राउंड से, तो वो मुस्लिम सीएम बनाएंगे या दलित सीएम बनाएंगे? इस बारे में आप, उनका स्टेटमेंट वही रहा ना कि जनता दल अगले सरकार बनाएगी तो मुस्लिम सीएम भी बनाएंगे। अगर जनता दल इन कॉर्पोरेशन किसी के भी साथ जुड़ के भी अगर बनाना पड़े तो क्या वो
इसके ऊपर गौर करेंगे? देखिए, ज़रूर उन्होंने उसके ऊपर पूरी स्पष्टता से उन्होंने ये करा है कि पूर्ण बहुमत अगर देंगे तो वो तो पार्टी के डिसीजन होती है। पूर्ण बहुमत में तो पार्टी डिसाइड करेगी कौन चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार रहेंगे, कौन नहीं रहेंगे। अगर खुदा न खास्ता, मैं नहीं समझता हूँ कि कोलिशन गवर्नमेंट आएगी, पूर्ण विश्वास और पूर्ण बहुमत से हम आएंगे, तो कोलिशन पॉलिटिक्स की वो इक्वेशन क्या है, वो बड़े लोग पार्टी के बड़े नेता लोग बैठ के उसके ऊपर चर्चा करेंगे, तो मैं उसके ऊपर प्रक्रिया ज़्यादा नहीं कर सकता। बीइंग ए मुस्लिम यूथ एंड मुस्लिम यूथ लीडर सर, और क्योंकि आप कैंडिडेट भी हैं, तो अहमदाबाद में जो है लगभग 25% मुस्लिम कम्युनिटी है, और जो कि इस वक्त कांग्रेस के पक्ष में ज़्यादातर है, क्योंकि वो एक लीडरलेस हो गए थे या उनके सपोर्ट में थे। ऐसा लगता है कि आप उन लोगों को डाइवर्ट करने या उनको अपनी तरफ रुझाने के लिए आपकी कोशिश रहेगी? देखिए, मुस्लिम यूथ्स कांग्रेस की ओर थे सिर्फ एक ही मुद्दे से कि कौमवाद पक्ष पार्टी स्टेट में नहीं आना है जी। सिर्फ कौमवादी पक्ष को दूर रखने के लिए मुस्लिम्स कांग्रेस का हाथ एक सेक्युलर पार्टी की ओर वोट कर रहे थे। और अब मैं ये समझता हूँ कि मुसलमानों में एक उम्मीद जाग उठी है कि जनता दल पक्ष में भी लीडरशिप है, जनता दल पक्ष में भी लोग हैं कि जो उनके दर्द समझ सकते हैं, जो उनके साथ रहकर उनको हिम्मत हौसला के साथ आगे लीडरशिप दिखाने की कोशिश करेगी। तो ये मैं पूर्ण विश्वास, और मुझे मेरे दौरे से मुझे पूरा विश्वास हो गया कि मुस्लिम यूथ्स और पूरे, नॉट ओनली मुस्लिम यूथ, इवन डिफरेंट कास्ट, चाहे एससी हो, एसटी हो, लिंगायत समुदाय को, सब इस बार जनता दल के हाथ सपोर्ट करके जनता दल को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का एक मौका फिर से देंगे इंशाल्लाह। कांग्रेस तो मैदान में है ही, उसके साथ आप हैं, तो क्योंकि मेराजुद्दीन पटेल के जो भाई है नसीमुद्दीन पटेल, वो आम आदमी से अगर मैदान में आते हैं तो क्या उसका इम्पैक्ट आपको, पार्टी को, आपको पड़ेगा? जहाँ तक मैं समझता हूँ, हालांकि वो पिछली बार जो है 43,131 वोट्स लिए थे जी, जबकि राजशेखर पाटिल 74,945 वोट्स थे जी। तो इसका कुछ असर पड़ेगा आपको भी? नहीं, अवाम जाग उठी है। आज अवाम को सब पता हो रहा है कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन किसके पक्ष में है, क्या नहीं है। अवाम को बस एक मौका, वो वेट कर रहे हैं कि 6 महीने इलेक्शन दूर है, अगले हफ्ते अगर इलेक्शन हो जाए तो अवाम अपना तीर्मान दिखाएगी जी। तो आपको पूरा यकीन है कि यहाँ से आपको बिल्कुल इजी पैसेज रहेगा अहमदाबाद? इजी पैसेज तो नहीं है जी, जद्दोजिहाद मेहनत तो है ही है, और कामयाबी बिना जद्दोजिहाद और मेहनत के, ये तो है सर। तो कोशिश यही रहेगी कि जद्दोजिहाद करके, मेहनत करके, फिर मेहनत का फल मीठा होता है, ये बुजुर्गों की एक बहुत बड़ी कहावत है। कोशिश, मेहनत रहेगी। आने वाले शायद 3 महीने में इलेक्शन हो सकती है, 6 महीने में इलेक्शन हो सकती है। कोशिश रहेगी कि लोगों के साथ रह कर, सिर्फ 6 महीने नहीं, आने वाले 6 साल भी या 10 साल भी इंशाल्लाह, अल्लाह से यही दुआ करे कि अल्लाह अपनी रिज़्क़ उमराबाद में रखे करके बोल के मेरी एक दुआ है। फैज़ साहब, हम लोग भी अच्छी होप करते हैं कि एक यूथ लीडर यहाँ से अगर जीता है तो वो यूथ के भावनाओं को समझे, और आज के दौर को, आज के माहौल को और यूथ के फीलिंग्स को समझ के यूथ के लिए, यूथ डेवलपमेंट के लिए जितना हो सके वो करने की आपसे उम्मीद है। थैंक यू फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस। थैंक यू फॉर द, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, नमस्कार।